में। हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएसपी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। 5 डेज प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर के कॉन्फ्रेंस सीपीएसएस तक की पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एएफएसपी अगर आपका पायलट बनना अगर सपना है तो कहीं ना कहीं आपको एएफएसपी फेस करना पड़ेगा, सीपीएसएस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या प्रोसेस का रहता है एएफएसपी फर्स्ट डे। आप देखते हैं कि अगर आपने एफ कैट दिया है या फिर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से अगर आपने एफ कैट दिया तो आपको एएफएसबी फेस करना ही होता है। ठीक है, एफ कैट दिया है तो आपने एएफएसबी आपको फेस करना ही होएगा, क्योंकि आप जानते हैं एफ कैट जो होती है वो एयरफोर्स की अपनी अपनी एक वैकेंसी है जिसके माध्यम से वो एज ए ऑफिसर रैंक पे आपको रिकमेंड करती है। तो एएफएसबी आपको फेल का जाना ही होता है। और एनसीसी स्पेशल एंट्री से गए हैं या फिर मिडल का एंट्री से गए हैं तब भी आपको एएफएसबी टेस्टिंग के लिए एएफएसबी सेंटर्स पे आपको बुलाया जाता है। आपके 4-5 एएफएसबी सेंटर्स हैं आपके देहरादून के अंदर, मैसूर के अंदर, गांधीनगर के अंदर, वाराणसी और गुवाहाटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी कैडेट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं उनके पास ये चॉइस रहती है कि वो अपना एसएसबी डेट जो गिवन डेट होती है उनमें से गिवन डेट से और वो वेन्यू अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। निम्न वेबसाइट पर जाकर के जो आपका कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac है या फिर fcats.cdac.in वेबसाइट्स पे आप विजिट करके लॉगिन करके और आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी रिटन क्वालिफाई होता है एफकैट से आप जा रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। आपका ये जो है 2 फेज में देखिए बटा रहता है। आपकी जो कैंडिडेट हैं जो भी क्वालिफाई किए हैं एफकैट उनको एफएस में जाना होता है और ये राउंड 2 फेज में रहता है। फेज 1 रहता है आपका रिपोर्टिंग एंड स्क्रीनिंग, जिस दिन आपको रिपोर्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसी दिन आपका फैसला हो जाता है कि आप आगे रहने के लायक कैपेबल हैं भी या नहीं भी। ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटियां उन्हें नजर आती हैं जिस प्रकार से वो इनको चेक करते हैं तो आपको आगे कैरी आउट का आपको लेकर के जाते हैं, आगे आप पे काम करते हैं, आपको और जांचते हैं और परखते हैं कि आप एक सच्चे और अच्छे आर्म ऑफिसर बनने की कैपेबिलिटीज रखते हैं या नहीं रखते। इनको जांचा जाता है। सिर्फ 2 टेस्ट से ये चीज़ जांच ली जाती है, OIR प्लस PPDT। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत सुनियोजित और बड़े सूझबूझ के साथ ये 2 टेस्ट डिजाइन किए गए हैं जिसमें ही पता लगा लेते हैं कि ये बंदा आगे लेने लायक है भी या नहीं भी है, ये अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से वो जज कर लेते हैं इस चीज़ को। फेज 2 आपको साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, आपको इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको अपने समय का ध्यान रखना होता है, रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान रखिए। जो भी आपका वेन्यू जिसमें दे रखा है उस हिसाब से आपको छोटी छोटी बारीकियां पढ़ते हुए उस पर अमल करना होता है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका रहता है कि डे फर्स्ट में आपका रहता है रिपोर्टिंग और स्क्रीनिंग। आपको रिपोर्ट करना होता है, मूवमेंट कंट्रोल जो ऑफिसर हैं उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, जो भी आपका नया समय दे रखा होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और उनको अलॉट कर दिए जाते हैं टेम्पररी जो चेस्ट नंबर है। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रीन होते हैं फिर आपको परमानेंट चेस्ट नंबर मिल जाते हैं, चेस्ट नंबर, क्योंकि उसके बाद तो आप कॉन्फ्रेंस के बाद ही आउट होंगे, फिर आपको बीच में आउट नहीं किया जाता। यही होता है आपका नॉकआउट फेज फर्स्ट डे, जिसमें स्क्रीनिंग फेस करने के बाद में आपका निर्णय होता है कहीं ना कहीं कि आपको आगे कैरी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से ही आपका निर्णय कर लिया जाता है। चेस्ट नंबर आपको मिल जाते हैं, टेम्पररी चेस्ट नंबर। ठीक है, स्क्रीनिंग में देखिए आपका इन्वॉल्व रहता है जनरली ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको OIA टेस्ट कहते हैं। दूसरा PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको स्टोरी नरेट करनी होती है, और डिस्कशन टेस्ट, डिस्कशन भी करना होता है उस चीज़ के ऊपर। चलिए इसको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि भाई देखिए 2 टेस्ट से वो ऐसी क्या उन्होंने कैपेबिलिटीज़ बना रखी हैं जिससे कि वो जज कर लेते हैं कि बंदा आगे काम करने लायक है या नहीं है, आगे इसको जज किया जाए या नहीं किया जाए, या इसमें कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा कि यहीं से इसे वापस कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि रिटर्न तो सभी क्वालिफाई करके आते हैं तभी ना एएफएसबी के लिए आए हैं, तो कहने के उनके अंदर IQ तो होता ही है ना, वो पढ़े तो है ही है ना, तभी तो वो यहाँ आकर के आए, यहाँ तक इस फेज तक आए हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को जज करने की, मनसा कर्मणा जो वाचा है, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो और जो आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं तीनों में तालमेल एक बेहतर होना चाहिए। इसी चीज़ को चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा 5 दिन का बोर्ड बैठा हुआ है, और यही निर्धारित करता है कि आप एक अच्छे और एक काबिल आर्म्ड ऑफिसर बन पाओगे या आप नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट बात करें तो आपका दिखता है OIR, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 50-50 रहते हैं, जिनकी ड्यूरेशन बात करें तो आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भैया 30-30 मिनट की अंदर ही रहती है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रहते हैं। अगर आप एफकैट एंट्री से आए हैं, और अगर आप एफकैट एंट्री से आए हैं तो इसमें भी आपने, क्योंकि आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चन, 25 आपके मैथ्स के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के। तो रीजनिंग आपने यहाँ पढ़ी है तो आपके लिए OIR में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। लेकिन
जो एनडीए सीडीएस की ओर से गए हैं या एनडीए सीडीएस एंट्री से गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर उनका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है तो वो रीजनिंग को भी अपनी बेहतर बना लें, क्योंकि ये सबसे मेन गेट है। अगर ये मेन गेट ही नहीं टूटा ना, तो आपने पीछे के गेटों की खूब तैयारी कर रखी हो, कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। तो आप इस मेन गेट की तैयारी जरूर करके जाएं, ठीक है, और अच्छे से करके जाएं, क्योंकि OIR आपकी IQ लेवल को चेक करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। जनरली इसमें सिचुएशंस आपको दी जाती है, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो चाहे वो नॉन वर्बल फॉर्म में हो। आप फॉर्मेट देख भी सकते हैं, इस प्रकार से नॉन वर्बल में सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं। सीरीज का क्वेश्चन है कि ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज, अब बताइए नेक्स्ट क्या रहने वाला है, या ये सीरीज है उसमें अगली टर्म्स क्या रहेगी, अगली फिगर किस प्रकार आएगी। इसमें कहीं ना थिंकिंग अप्रोच, एनालिटिकल दिमाग लगा करके अपना हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से एफकेट वालों को तो एडवांटेज है, क्योंकि वो रीजनिंग की ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन करके आए हैं। लेकिन अगर आप एफकेट के इतर बितर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए भाई, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। फिर भी सेकंड होता है आपका PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका, ठीक है। आप देख रहे हैं एक इमेज है जो कि आपकी स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले की जाती है, ठीक है, जिसके बाद आपको 1 मिनट दिया जाता है जो कि फिल करना होता है आपको, उसके डिटेल्स रिलेटेड जो भी इमेज उसमें पहचानना होता है। इस प्रकार से एक पिक्चर्स आपको शो करी जाती है जो 30 सेकंड्स तक आपके डिस्प्ले पर रहेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको तय करना होता है 1 मिनट के अंदर, अगले 1 मिनट के अंदर उसका मूड, उसमें जेंडर, सेक्स, एज, एक्टिविटीज़, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो इमेज डिपिक्ट की जा रही है, क्योंकि ये सब आपके हाथों में होता है जनरली। देखिए ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिचुएशन पहले से ही क्रिएट करी गई। अगर आपका अच्छा दिमाग है ना, जैसे कहते हैं ना दृष्टि गिद्ध की है, या फिर जो आपकी जो गिद्ध की अगर दृष्टि होगी ना, तो आपका जो भी खुले हुए आसमान में घूमते हुए भी वो मांस के चीथड़े ढूंढ लेगी। अगर आपकी जो दृष्टि है ना वो चकोर की है, तो सुंदरता वो उस चीज़ को महसूस करेगी। तो आपकी दृष्टि पे मैटर करता है कि आपका किस प्रकार से साइकोलॉजिकल। इसी तो ये पिक्चर देखो सबसे ज़्यादा, OIR तो देखो बहुत सारे लोग कर जाएंगे, लेकिन ये PPDT है यही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। PPDT एक पिक्चर ही आपका सारा का सारा खोल के रख देती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सोचते किस प्रकार है, आपका बिहेवियरिज्म कैसा है आपके अंदर, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है ना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इस प्रकार से सारी चीज़ों को खोल करके आपके रख दिया। तो 15 OLQs में से लगभग 7 से 8 OLQs ही इससे जांच ली जाती हैं, इसलिए तो इसको स्क्रीनिंग में सबसे पहले रख रखा है, कि उन्हें लगता है ना कुछ चीज़ें, इसलिए उन्होंने स्क्रीनिंग में पहले रख रखी है सबसे पहले, कि इसी को चेक करके वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा अच्छा और सच्चा है कि नहीं है, अच्छा आर्म्ड ऑफिसर बनने लायक है भी या नहीं भी, तो इसको यहीं से लौटा दें, आगे कंटिन्यू करें इस चीज़ को जज करने के लिए, ठीक है। टोटल स्टोरी का मूड तुम्हारे हाथों में दिया था कि आप मूड डिसाइड करिए। आप मत करिए कि देखिए सर उसमें इमोशनल मूड बना करके दिया है पहले से, या सैड पिक्चर्स दिख रही है, या फिर क्रिमिनल मैथोलॉजी पे आधारित है, या किस प्रकार से है, ये मत करिए। ये आप जो कर रहे हैं ना, ये आप उसी के अंदर देखते हो, आपके पास चॉइस उसने दी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ढंग से उस पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि अंधेरे में भी उजाला देखने की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी, निराशा में भी आशा ढूंढ लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी ऑप्टिमिस्टिक आप इंसान होने चाहिए, आशावादी, सदैव आशावादी, और बी पॉजिटिव। आप नेगेटिव के साथ तो बढ़े ही नहीं, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने दिल दिमाग में रखें। और ये भैया एक दिन में नहीं आ जाती ये चीज़ें, ये जीवन भर की चीज़ें हैं। आप जीवन में जैसे आपने परफॉर्म किया होगा उसी हिसाब से ये चीज़ें आपकी चलती भी हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इनमें जनरली रहता है, इसको फिर आपको 70 वर्ड्स की स्टोरी आपको लिखनी पड़ती है इसमें, और इस हिसाब से आपका जो ऑफिसर्स हैं वो आपको जज कर लेते हैं कि आप इसके कैपेबल है नहीं, और उसके बाद फिर इसको स्मॉल ग्रुप्स में बांट करके इस पर डिस्कशन आपका करवाया जाता है। जो 10 से 15 लोगों का सेमी सर्कल में एक ग्रुप बांट दिया जाता है, इसके बाद इन पर डिस्कशन आपका जनरली देखने को हमें मिलता है, ठीक है, जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर भी जांच ली जाती हैं। और इसके बाद आपका तय किया जाता है कि भैया आपको आगे लेकर के प्रमोट करना है या नहीं करना, या आपको यहीं से नॉकआउट कर दिया जाएगा। इस हिसाब से इन चीज़ों को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपका जो फेज़ 1 जिसे एलिमिनेशन फेज़ बोल रहे हैं, वो एलिमिनेशन फेज़ होता है स्क्रीनिंग के बाद ही कहीं ना कहीं आपको अगर आपको आगे क्वेरी करना है तो आपको लेकर के जाया जाता है, वरना वहीं से ही आपको नॉकआउट कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह हैं वो मिल जाते हैं इस हिसाब से, ठीक है। एलिमिनेशन जो एप्लीकेबल होता है ओनली फर्स्ट डे के लिए, ठीक है, और 5th डे, केवल 2 ही स्टेज में, या तो पहले दिन जाओगे या फिर आखिरी कॉन्फ्रेंस में जाओगे, ठीक है। ये चीज़ देखने के लिए आपको इसमें देखेंगे PIQ फॉर्म है, इस प्रकार से भरवा लिया जाता है। PIQ जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं, ये पूरा फॉर्म ब्यौरा होता है जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, पूरे घर फैमिली की डिटेल्स, आपकी क्या हॉबीज़, स्ट्रेंथ, आपकी क्वालिफिकेशन है ना, डिसीज रेट, जो भी सारी कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म्स के अंदर आपको फिल कर देनी होती है PIQ फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट बात करेंगे तो डे 2 आपका आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर के। साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी को जांचता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं अगर आपने बचपन से एक प्रकार की साइकोलॉजी बना ली तो साइकोलॉजी कभी बदलती नहीं है। मैटर करती है आपकी साइकोलॉजी किस प्रकार से है, आपकी मानसिकता जिसे कहते हैं ना मानसिकता। तो कहीं ना कहीं मानसिकता ज़्यादा प्रॉब्लम है। गांधी जी भी कहते हैं ना, व्यक्ति यानी पापी से मत डरो, पाप से डरिए बेसिकली, ठीक है। तो मानसिकता से लड़ाई मेनली रहती है, मानसिकता ही है जो सारी चीज़ों को करवाती है। आप मानसिकता को बदल दीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव्ड हो जाएंगी स्वतः ही रूप से, ठीक है, इसलिए भी है। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टीएटी के जो पिक्चर्स आपको देखने को इसके अंदर मिलती हैं अगेन, जैसे पीपीडीटी में और इसमें। पीपीडीटी में आपको एक पिक्चर दिखी थी, इसमें आपको 11+1 पिक्चर्स, लास्ट पिक्चर आपकी ब्लैंक रहती है, ब्लैंक रहेगी, और 11 पिक्चर्स आपको हैजी मोड में पिक्चर्स डिस्प्ले की जाएंगी, जो कि आपको देखो आपकी रियलिस्टिक इमेजिनेटिव स्किल्स को जज करने के लिए, अंडरस्टैंड आपकी कंक्लूजन जो बर्निंग सिचुएशन में आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इन प्रकार की स्किल्स को जज करने के लिए, चेक करने के लिए कहीं ना कहीं पीपीडी जो थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी टेस्ट में इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर ये इमेज जो 30 सेकंड्स के लिए आपको डिस्प्ले रहती है। उसके बाद 4 मिनट दिए जाते हैं इस पर आपको लिखने के लिए, जिसमें आप इसका अपने हिसाब से अपनी नैरेट करते हैं कि स्टोरी का मूड है, साइको जो भी है इसमें स्टोरी में जो कन्वे किया जा रहा है वो सब आपके हाथों में होता है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि ये पहले से उसने करके दिया है कि नेगेटिव है, ये भाग रहा है, ये कर रहा है, नहीं, ये आपके दिमाग के अकॉर्डिंग है। आपका दिमाग, जैसे मैंने पहले ही बता चुका, आपका दिमाग जैसा होगा वैसा वही चीज़ ढूंढ लेगा वो, ठीक है। एक पेंटर था, वो एक पेंटिंग लटका के गया एक रेलवे स्टेशन पर, बोला इसमें जो कमी है वो बता करके जाएं। तो शाम तक जब आया तो पता चला कि वो अपनी पिक्चर्स ही नहीं पहचान पा रहा, लोगों ने इतनी उसमें कमियां बता दी, इतनी कमियां बता दी। लेकिन अगले दिन जब उसने लिखा कि इसमें उन कमियों को सुधार करके जाएं, तो उसे जैसी पेंटिंग थी वैसी की वैसी ही मिली। तो ये दुनिया का नेचर आप समझ पा रहे हैं ना, कि नेगेटिविटी देखने की जो मानसिकता है लोगों की ज़्यादा होती है बजाय पॉजिटिविटी के। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, एकाग्रता के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी बेस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से बेस्ट आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिव तो हो ही हो, ठीक है। आप उस चीज़ के हिसाब से ना चलें, क्योंकि आपके हाथों में पेन, आपके हाथों में है, आपके हाथों में आपका दिमाग, आपका जो दिमाग है ना वो आपके कंट्रोल में है। आप वो अब देखिए, अब आपकी साइकोलॉजी एक प्रकार की बनी होगी तो वो दिमाग ऑटोमेटिकली आपको उस एरिया की ओर ले जाएगा, है ना। कहते हैं कृष्ण सुमर के कर्म करे ना और राम सुमर के रहम करे ना, फिर पीछे पछताएगा, है ना। सुमरते तो हो लेकिन वो ना कि कौआ को मोर बनाने की कोशिश करते हो, रावण हो पर राम दिखने की कोशिश करते हो, मुखौटा वाली पर्सनैलिटी है, तो ये कहीं ना कहीं चलेगी नहीं। मुखौटा आपको उतर जाएगा, कब तक लगाए रखोगे, क्योंकि 1-2 टेस्ट का फेज नहीं है, पूरी 5 दिन आपको जज करना है, 5 दिन ही आपको जज करते हुए निकलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये आपकी थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है, इसके अंदर आपकी 12 पिक्चर, 11+1 ब्लैंक पिक्चर रहती है, उस पर भी आपको स्टोरी मेड करनी होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका रहता है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एक वर्ड पे जैसे लव दे दिया, जॉय दे दिया, हैप्पीनेस, ऐसे वर्ड्स पे आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना होता है, ठीक है, एक सेंटेंस फ्रेम करना होता है। ऐसे 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं, 15 सेकंड्स एक वर्ड के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। और टोटल सेंटेंसेस इन पर फ्रेम करने होते हैं। वर्ड नेगेटिव मूड का भी हो सकता है, पॉजिटिव मूड का भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस फ्रेम तो दोनों तरीके से। अगेन पॉजिटिविटी का बहुत काम है, बी ऑप्टिमिस्टिक, इसलिए भैया किताबों को भी पढ़ा करें, कुछ किताबों से आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। किताबों से जब आप विचारों का की जो क्यूरियोसिटी बस जो विचारों का जो एक मंथन चलता है ना, तब जाकर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी चेंज होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव आता है, देखने को मिलता है। या फिर आप किसी विद्वान पुरुष या किसी फिलोसोफर की बातों में आप बातों को जज करने की कोशिश करें, एनालिटिकल दिमाग से उसे समझने का प्रयास करें, तब कहीं ना कहीं आपके जो परसेप्शन में, तब कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में एक चेंज देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स हमें WAT के अंदर देखने को मिलते हैं, इन पे आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो थर्ड आपका रहता है SRT टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको सिचुएशन पहले से देखो, पिछली 2 में ऐसी नहीं कि सिचुएशन उसने बना के दी थी, सिचुएशन आपके हाथों में थी, एक वर्ड था, आपके सिचुएशन बनाते हो, क्या सेंटेंस बनाते हो, आपके हाथों में। एक थीमेटिक एप्रिसिएशन, एक पिक्चर्स थी, क्या मूड है ये आपको पहचानना है, किस प्रकार की चीजें हैं आपको करनी है। सिचुएशन टोटली आपके हाथों में थी, आप ये मत करिए कि वो नेगेटिव मूड की पिक्चर थी ना, भैया ये सब चीजें आपके हाथों में रहती है। तो इस प्रकार से SRT के अंदर देखेंगे जो आपकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को देखने के लिए जनरली लिया जाता है, जिसमें 60 डिफरेंट से जो सिनेरियोज में आपको देखने को मिलती है, जो 30 मिनट के अंदर इनके आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन ही गोज टू टॉयलेट ऑन हिज रिटर्न, जब वो लौट के आता है तो देखता है कि उसका जो ब्रीफ केस है वो ही गायब हो चुका है,
ठीक है। तो बताइए उसे क्या करना चाहिए। तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो उसका आप आंसर्स लिखेंगे, जो सटीक सही आंसर होगा वही लिखेंगे। शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश ना करें कि यही जाएंगे झट से पता लगाएंगे और जो आंखें बंद करेंगे, जो सचार की दृष्टि से देखेंगे तुरंत पता लगेंगे किसके पास है। नहीं भैया, जो अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं, जो ह्यूमन एंगल से देखने में जायज़ लगते हैं, वही एंगल्स और वही स्टेप्स लेकर के आपको दिखाने हैं। शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें। पुरानी मूवियों को देखे पड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि ठाए ठाए मुंह से करके आप किसी को दुश्मन को मार दोगे ऐसे ही। तो ये सब इस प्रकार की जो यूजफुल जो चीज़ें हैं वो नहीं लिखें। एक जो अप्रोचेबल जो चीज़ें हों कहीं ना कहीं उनको ही आप लिखें, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट जो लगते हो जिस हिसाब से, ठीक है। ये एसआरटी रहता है। और लास्ट रहता है इसके अंदर आपका एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपके ओपिनियन रिव्यूज जाने जाते हैं कि आप भैया आपके पेरेंट्स का क्या रिव्यू है आपके बारे में, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का और अदर्स, ठीक है। आपका खुद का व्यूज खुद के बारे में क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता का आपके बारे में क्या कहना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये ओपिनियन भी मैटर करता है साइकोलॉजी में। इन सब को कंक्लूड करके साइकोलॉजी समझ जाता है कि बच्चा कैसा है, कैसी साइकोलॉजी है, कैसी मानसिकता है, ये कैपेबल है या नहीं है अच्छा ऑफिसर बनने की। तो इन सब से कहीं ना कहीं जज किया जाता है आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोसीजर रहता है। आपको 15 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं कि आप के टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स ओपिनियन, अदर्स ओपिनियन, खुद का, अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी क्वालिटियाँ जो आप देखते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें सेल्फ डिस्कशन के अंदर लिख देनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड दिन, जो तीसरे दिन आपके होते हैं ग्रुप टेस्ट, जो कि ग्रुप टास्क जो होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं। फेज 1 में आप देखेंगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जनरली रहता है 2 टॉपिक्स आप ले सकते हैं जो कि सोशल पॉलिटिकल इश्यूज और करंट अफेयर्स के इश्यूज पर जनरली जनरेटेड होते हैं। उनसे रिलेटेड आपके ग्रुप डिस्कशन आपका चलता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपके बैक टू बैक रहते हैं, 20-30 मिनट्स के रहते हैं जनरली, ठीक है। और इस सोशल कोऑपरेशन को देखने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि आप सेल्फ को कितना आप में कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात को क्लियर और स्पष्ट और कम शब्दों में रख पाते हैं या नहीं रख पाते। कई बार देखते हैं मच्छी मार्केट क्रिएट कर दी जाती है, चिल्ला रहे हैं इधर से चिल्ला रहे हो, उन्हें लगता है कि मैं जब सबसे ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को साथ ज़्यादा बोनस मार्क्स मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। कम शब्दों में गागर में सागर, समझ रहे हैं ना। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है। तो अपनी शब्दों में तुलनात्मक जो विश्लेषण है उसको जरूर लेकर करें, कम शब्दों में सटीक और सही बात अपनी, जिसको जो बात मिसइंटरप्रेट ना हो सके, इस पर ढंग से आपको कहने की स्किल्स हो, तो कम्युनिकेशन स्किल, बेटर कॉन्फिडेंस और सोशल कोऑपरेशन आपको देखने को इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई। इसके अंदर आपको स्मॉल ग्रुप्स में 8 या 12 लोगों के ग्रुप्स में आपको बांटा जाता है, जिसमें 3D स्ट्रक्चर्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक सिचुएशन आपको समझाई जाती है कि यहाँ एनिमी टेरिटरी है, यहाँ ये है, इस प्रकार से आपको जाना है, और ये आपके पास में टूल इक्विपमेंट्स है। बताइए इस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से टैकल कर रहे होंगे। तो देखिए एक्चुअली आपकी मैप रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। टीम का कॉपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इंडिविजुअल लीडरशिप भी इसके अंदर देखने को मिलती है, मेंटल एबिलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जांचने के लिए ग्रुप प्लानिंग है जो एक्सरसाइज है वो आपसे ली जाती है, ठीक है। तो मैटर करता है भाई, है ना। इसमें भी आप शक्तिमान बनने की अप्रोच ना लगाएं कि भैया यहाँ एनिमी है, हम इस प्रकार से जाएंगे और ऐसे उन्हें मार करके झटके से वापस आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप मूव करके जा रहे हैं एनिमी टेरिटरी के अंदर। एनिमी तो अपनी पोजीशन पे पहले से ही फिक्स बैठा है। आउटर जो आप हैं इंट्रोड्यूसर, जो भी जिसमें जो एनिमी को मारने के लिए आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पास में जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं इनकी बजाय। तीसरा इसमें रहता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी जो रहते हैं, ठीक है। ये थर्ड जीटो टास्क होता है आपका एफएसबी के अंदर, जिसमें 4 ऑब्स्टिकल्स आपको टोटल देखने को मिलते हैं। हर्डल्स रहते हैं कुछ, जिसमें आपको वुडन प्लैंक आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसकी रस्सी फट्टा बल्ली की मदद से आपको एफिशिएंट ग्रुप कैंडिडेट्स जो भी मस्ट हो, जो कि इन मटेरियल की मदद से क्रॉस करना होता है एक दूसरे को, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उनको केयरफुली समझ करके और तब आगे बढ़ा जाता है। तो ये आपके होते हैं पीजीटी, जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो टास्क हैं, जो कि डे 3 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं फेज 1 में। डे 3 में ही जो चौथा होता है वो हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, एचजीटी, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको रहते हैं, जो कि जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें भी इसी प्रकार की सूझबूझ, कुछ ऐसे टर्म्स जैसे बता रहे हैं इसको छूना मना है, इन टर्म्स इस पर, तो इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इस प्रकार से बनाना है, गांठें ठीक प्रकार से लगाना, उसको बार बार वो अपनी चीज़ पे पछतावा या फिर गलत गांठ ना लग जाए, क्योंकि ये चीज़ें तो सबकी भागीदारी, सबका कॉपरेशन हो,
कोई भी अपने आप में अव्वल बनने की कोशिश ना करे इस चीज़ को। देखो क्योंकि वो GTO ऑफिसर है, वो भी दूर खड़े खड़े सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप किस नीति पे किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, किस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, तो सब पे उनकी नज़र रहती है। इसलिए आपकी ओवरऑल ये मना करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा उसमें सहभागिता निभाएं, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका रहता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ये एक्स्ट्रा होती है FSB के अंदर, ये SSB के अंदर नहीं होती। जैसे स्नेक रेस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक रोप लाइक आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है जिसको आपको लेकर के आपको जाना पड़ता है इस प्रकार से, और ये ज़मीन टच नहीं करना चाहिए इस प्रकार से आपको, जैसे इससे क्लाइम कर उधर उस तरफ से इस तरफ आपको आना है। और ये सब आपका टीम कोऑपरेशन और आपकी ध्यान को भी, अटेंशन को भी, और ये सारी चीज़ों को इसके अंदर कोऑपरेशन को भी, लीडरशिप को भी जांचा जाता है, देखा जाता है जो ऑब्स्टिकल जो रेस है इसकी मदद से। नेक्स्ट आपका रहता है डे 4 में लेक्चरेट। डे 4 आपको लेक्चरेट देखने को मिलता है। लेक्चरेट में आपका जनरली रहता ही है लेक्चरेट राउंड है, वो सिमिलर है आपका जो कि स्पीच, जिसमें आपको क्या है कि 4 मिनट के अंदर आकर के 3 से 4 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर आकर के आपको पूरी सभा को जिस प्रकार संबोधित किया जाता है उस प्रकार से अपना मैसेज कन्वे करना होता था। अगेन आपकी स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस पावर अगेन चेक की जा रही है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन यहाँ भी कॉपरेशन भी, वहाँ कॉपरेशन भी था, यहाँ तो आपको सबको संबोधित करना है, क्योंकि जब आप कंपनी को संभालेंगे तो उनको मोटिवेट करने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनेगी, उनमें ऊर्जा, उत्साह और जोश बना रहे इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी होगी लीडरशिप रोल में होते हुए। तो उसका खासा ख्याल रखने के लिए आपके पास में अच्छे शब्दों का चुनाव और अच्छे प्रकार की बोलने की जो हैबिट है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप ये जरूर बोलें, इसलिए आप स्कूल कॉलेज कहीं भी हों, वहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन्स हों, वहाँ कोई भी किसी प्रकार के सेमिनार्स हों, कुछ भी हों, मोटिवेशनल स्पीचेस हों, उनमें पार्टिसिपेट जरूर करें। इससे कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स इनहेंस होती हैं, रियल लाइफ स्किल्स इनहेंस हो रही हैं। आप वो नहीं, कबूतरबाजी नहीं है कि आप एक कौवे को मोर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, आपकी रियल स्किल्स आपकी इनहेंस हो रही है बॉडी में, जो आपको रियल लिटरली आपको मदद करेंगी, ठीक है। डे 4 जो ग्रुप टास्क सेकंड पोर्शन में आपका लेक्चरेट। नेक्स्ट देखता है को मिलता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आपको करने होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके इस प्रकार से रहते हैं। ये पर इंडिविजुअल नाम ही है क्योंकि हर एक कैडेट्स को अब तक जिसमें ग्रुप में भी देखा इंडिविजुअल भी देखा, इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्स्टिकल्स इसी प्रकार से आपको ये ट्रेंच खान करके इस प्रकार से रस्सी की मदद से इधर क्रॉस करना होता है। इस प्रकार के ग्रुप जो आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको आपको विद इन द टाइम आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं जंपिंग ओवर अ स्लाइड, लॉन्ग जंप हुई, हाई जंप हुई, जिगजैग बैलेंस हुआ। इसके अंदर फिजिकल नहीं होता, लेकिन PQ जो फिजिकल जो क्वाड्रेंट है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर देख लिया जाता है। GTO टास्क के अंदर आपकी एफिशिएंसी क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी आपकी क्या है, ठीक है। वर्किंग ऑन द वुडन लॉक पे आपको चलना हुआ, ठीक है। हाई स्क्रीन जंपिंग हुई इस प्रकार से, ठीक है। ब्रिज हुआ, टार्जन स्विंग हुई, ठीक है। जंपिंग थ्रू टायर में से जो निकलना जिस प्रकार से जंप करके, तो सारी स्किल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी चेक कर ली जाती हैं, ठीक है। आने वाले समय बात भी चल रही है कि इसमें थोड़ी सी रनिंग भी इसमें ऐड ऑन की जाए, तो DLNO प्रोसेस जो DRDO था जो डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे जो कमांड टास्क है CT। कमांड टास्क आपका रहता है जिसमें, ठीक है, कमांड टास्क का आपको करने होते हैं जो कि ग्रुप टास्क के हिस्से हैं, जो फेज 2 के जो 4 डे आपसे कराए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो रहता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क जो FGT है। फाइनल ग्रुप टास्क आपके रहते हैं जिसमें आपको जो कि बिगर जो यूनिट्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं सॉल्व टू मोर डिफिकल्ट टास्क के लिए, जिसमें जिस तरीके से, तो ये भी आपके डे 4 रहते हैं जो ग्रुप टास्क का हिस्सा हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए कम से कम एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी आपका साक्षात्कार के लिए बैठा हुआ होता है आर्मी में, और इसी प्रकार से समकक्ष आप पोस्ट एयरफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको हूबहू आपसे सवाल किए जाएंगे। देखो पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को देखिए मेनली व्यक्तित्व, ये जो इंटरव्यू है ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इंटरव्यू है। पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा है, पर्सनैलिटी को जांचा जा रहा है कि आप क्या हैं। अब तक तो आपको टेस्ट में पेन पेपर मोड में आपको ग्राउंड्स के अंदर देखा गया, अब आपको सामने बिठा करके जनरली जैसे आपको रोल आउट करके देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आपका बोलने का हैबिट्स है, किस प्रकार के आपका जो चीज़ें, और जो चीज़ें आपने पीछे बोली हैं वो सब आपको मैच करती हैं या नहीं करती। पर्सनल इंटरव्यू इसके यहीं फेज है आपका, लगभग 30 से 35 40 मिनट तक भी चल सकता है, ठीक है। ये और मिनिमम इतनी कैपेसिटी मैक्सिमम जिनके ऑफिसर्स के ऊपर होता है, ठीक है, जिस हिसाब से वो चेक करना चाह रहे हैं। हालांकि इन्हीं पर्सनल इंटरव्यू तक ही आपका सब कुछ फाइनल हो चुका होता है। CPSS को खाली छोड़ दें तो आपका कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा विशेष नहीं होता, जिसमें वो तो एक लास्ट होप है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के अंदर कुछ होप हमें नजर आ जाए, जिस हिसाब पे उसका कुछ प्लस माइनस हो रहा हो तो उसको ऐड ऑन करके उसे रिकमेंड कर लिया जाए। लेकिन जो भी ओवरऑल है वो सब कुछ यहीं तक डिसाइड हो जाता है इंटरव्यू के अंदर ही, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको फेस करना, चुनौतियों को फेस करना, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना, अगेन स्पीकिंग स्किल्स का, और दूसरी एनालिटिकल और इमोशनल, ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको जवाब देने होते हैं, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाता है ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ
अगर आपको आपके अंदर इन सारी चीज़ों की कमी है तो जनरली आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है ही है। ठीक है, आपका रहता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो कि CPSS के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है PABT, ठीक है, ये आपका वंस इन लाइफ टाइम होता है, वंस इन लाइफ टाइम, यानी आप फर्स्ट अटैम्प्ट दिए और आप पास नहीं हो पाए तो आप आगे दे नहीं सकते, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट दिए पास हो गए तो आपको फिर आपको देना नहीं है। ठीक है, यानी ये आपका जनरली चेक करता है हैंड लेग मूवमेंट, विजन, है ना, और सेंसरी स्किल्स कैडेट्स की, क्योंकि ना पायलट बनना है आपको, ट्रांसपोर्टर, फाइटर या हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ों को आपको ऑपरेट करना है, तो आपको इतनी स्किल्स को जांचने के लिए बेसिक लेवल पे आपके से CPSS लिया जाता है, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट रहते हैं, सेंसरी मोटर अपैरेटस टेस्ट रहता है, जो कंट्रोलर वेलोसिटी टेस्ट है, ये सारे टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जांचा जाता है, परखा जाता है कि आप पायलट बनने के लिए कैपेबल हैं ये या नहीं। ये लाइफ टाइम टेस्ट है, इस पर अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसके अंदर देखेंगे पूरा कि CPS की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और क्या कमियां जिनको सुधारने पर ये चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। इस पर डिटेल वीडियो देखेंगे। उससे पहले CPSS जो पायलट बनने के लिए अगर आप ज्ञान ड्यूटी जाते हैं तो आपको CPSS नहीं देना होता, अगर आप पायलट के लिए जाने वाले हैं तो आपको लिए ये रहता है, CPSS आपको देना पड़ता है। ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम रहता है। और लास्ट डे रहता है आपका कॉन्फ्रेंस बोर्ड, जिसमें आपको एक लास्ट होप के लिए इनवाइट किया जाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि बोर्ड जो हेड हैं और साइकोलॉजिस्ट, GT ऑफिसर्स, इन सभी की असेसरिंग जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सबमिट हो चुकी होती है, उनके सामने प्रस्तुत होती है, और एक बार एक कैडेट को बुला करके हर एक कैडेट को उस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं मैच करके देखा जाता है, या सोचा जाता हो कि कोई भी एक लास्ट होप हमें इसके अंदर दिख जाए जिस पे इस पर यकीन किया जा सके कि कुछ निम्न कमियां हैं जिनको ये सुधार करके एक अच्छा ऑफिसर बन जाएगा, या ये ऐसी चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती हैं और ये डेफिनेटली सुधार लेगा बंदा, तो उस पर भरोसा किया जा सके। इस प्रकार की चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक लास्ट होप के साथ कैडेट को बुलाया जाता है कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो भी हैं फाइनल रिपोर्ट्स तो ये सारी चीज़ें दे चुके ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपका इंटरव्यू है वहीं तक आपका पूरा फैसला हो जाता है कि आपका सिलेक्शन क्या है, किस प्रकार से और क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ लास्ट मोमेंट है जिस पे आपको देखना होता है कि भाई आप चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे भी या नहीं, उन चीज़ों को अगर आप पे यकीन करके आपको रिकमेंड कर लिया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।